गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट एंड सीक्वेंस ऑफ द टेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं जिसका मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। तो मैं पहले से ही कई सारे वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें टेंस का आना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस तो 12 होते हैं एंड 12 टेंस मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ, जाकर के आप मेरे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 12 टेंस मैंने वीडियो बनाए हैं एंड उसके बाद में कई सारे सेंटेंस होते हैं, कई सारे यूज होते हैं जिस पर भी आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। उन सारे यूज का भी नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो कई सारे सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए। तो आज हम 3 सेंटेंस को आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं एक साथ, एंड कैसे उन सेंटेंस के आने पर कैसे उसका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में किया जाएगा, आइए आज हम जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आइए पहले इसको जानते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है के अनुसार बिल्कुल सहमति होना, वर्ब की सहमति होना विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को लगाना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल नंबर का होना चाहिए। इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया होनी चाहिए। कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की। तो पहले तो आप जान लो कि कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति आता है एंड एक से अधिक व्यक्ति के होने पर हम उसको बहुवचन कहते हैं। तो अगर कोई भी सामान एक है, कोई भी वस्तु एक है, कोई भी व्यक्ति एक है, तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे। अगर आपका कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक है तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर्ता 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। तो क्रिया भी कर्ता के अकॉर्डिंग लगानी होगी। इसी को एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट कहेंगे। बट बहुत सारे नियम हैं इसमें, तो आइए इसके नियम को हम जानेंगे एक एक करके। तो जैसे फ्रेंड्स ईच शब्द होता है, ईच, EACH, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, एंड प्रत्येक शब्द को हमेशा एक वचन माना जाता है। ईच के आने पर क्रिया एक ही वचन की लगाई जाएगी। अगर आपके सेंटेंस में शुरू में कर्ता के रूप में ईच आया है, जैसे प्रत्येक लड़के आ गए हैं, तो ईच बॉय हैज़ कम, तो ईच एक वचन करता है, ईच के साथ में हमेशा एक वचन की क्रिया लगाई जाती है। एंड एवरी के साथ में भी हमेशा एक वचन की क्रिया लगाई जाती है, ईच हो चाहे एवरी हो। एंड ऐसे एज वेल एज का मतलब होता है भी। मान लीजिए कि 2 शब्द एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, जैसे तुम भी मैं भी, एंड राम भी श्याम भी, राम एज वेल एज श्याम। तो अगर एज वेल एज से 2 शब्द जुड़े हुए हैं तो आपको क्रिया एक वचन की लगानी होगी। ठीक है, एक ही वचन की क्रिया आपको लगानी है। और क्योंकि एज वेल एज को एक वचन माना जाता है तो 2 शब्द एज वेल एज से जुड़ने पे क्रिया आपकी एक वचन की होगी, सिंगुलर नंबर क्रिया का यूज आप करेंगे। एंड अगर मान लीजिए कि आइदर आर या नाइदर नार आ जाए आपके सब्जेक्ट में, जैसे आइदर के बाद में आर आता है, नाइदर के बाद में नॉर आता है, तो आइदर आर या नाइदर नॉर के आने पर आपको क्रिया भी एक वचन की लगानी होगी। यहाँ पर भी एक वचन की क्रिया लगाएंगे आप। बट आपको हाँ ये देख लेना होगा कि आपका आइदर के बगल में जो शब्द है उसको नहीं देखना है, आर के बगल में जो शब्द है उसको देखना है। तो आइदर आर या नाइदर नार के आने पे जो अंतिम शब्द होगा, जो अंतिम कर्ता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगानी होगी। जैसे आइदर श्याम आर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बहुत हैं तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्रिया बहुवचन की होगी। यानी आर के बाद में और नॉर के बाद में जो शब्द आएगा उसके कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया को लगाएंगे। एक वचन होगा तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन होगा तो बहुवचन की क्रिया। आइदर के बाद में आर आएगा, नाइदर के बाद में नॉर आएगा। आइदर आर अफर्मेटिव है, नाइदर नॉर निगेटिव वर्ड है। तो इस तरीके से आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार ही आपको क्रिया लगानी चाहिए, कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया आपको लगानी होगी। इसलिए आपको टेंस आना चाहिए, क्रिया भी मालूम होनी चाहिए, ये क्रिया एक वचन की है कि ये क्रिया बहुवचन की है। जैसे इस एक वचन के साथ लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ एक वचन के साथ लगाते हैं, हैव बहुवचन के साथ लगाते हैं। तो आपको हर टेंस की क्रियाओं को भी याद करना पड़ेगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाएंगे। और एक बात आपको और ध्यान रखना होगा, किसी सेंटेंस में अगर आपको तीनों प्रोनाउन मिल जाएं
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे यानी यू को, उसके बाद में थर्ड पर्सन को लिखेंगे यानी ही को, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन यानी आई को लिखेंगे। और जो क्रिया लगाएंगे वो सबसे पहले वाले कर्ता के अनुसार लगाएंगे, यानी जो पहला कर्ता सेकंड पर्सन का आया है यू के अनुसार हम क्रिया को लगाएंगे। तो यू बहुवचन है तो उसके अनुसार बहुवचन क्रिया भी यूज की जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से नियम को फॉलो करना है आपको, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। एंड तीनों पर्सन के आने पर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के आने पे पहले आप सेकंड पर्सन को लिखेंगे, इसके बाद में थर्ड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद में जो क्रिया लगाएंगे वो सबसे पहले आने वाले सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग को लगाएंगे, राइट। तो ये था एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। अब हम दूसरा सेंटेंस जानेंगे। दूसरा सेंटेंस है सीक्वेंस ऑफ द टेंस। तो सीक्वेंस ऑफ द टेंस क्या है, इसको भी आइए जान लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ द टेंस की हिंदी होती है कालानुक्रम, यानी टेंस के अनुसार ही हमें ट्रांसलेशन करना चाहिए। कालानुक्रम में सीक्वेंस ऑफ द टेंस में हमको ये सीखना है, ये इसका नियम ये है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रांसलेशन करना चाहिए। अगर अक्सर आपको देखोगे ये आपका दो सेंटेंस होगा सीक्वेंस ऑफ द टेंस में, एंड दो छोटे छोटे सेंटेंस, दो छोटे छोटे उपवाक्य, छोटे छोटे सेंटेंस को उपवाक्य कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो दो छोटे छोटे सेंटेंस यानी दो छोटे छोटे उपवाक्य यानी क्लास की शब्द से जुड़े रहेंगे, यानी की एक कंजक्शन है एंड की से दो क्लास जुड़े रहेंगे। सीक्वेंस ऑफ द टेंस की पहचान यही है कि की से जब दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे तो उसका ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या होगा, आइए हम जानते हैं। तो अगर की से दो छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े हुए हैं तो की के पहले जो वाक्य आएगा अगर वो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में है तो की के बाद वाले सेंटेंस का अनुवाद हम उसी टेंस में करेंगे जिस टेंस में हमारा वाक्य लिखा हुआ है। टेंस को पहचान के टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन कर देंगे। मेरा मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर की से दो वाक्य जुड़े हैं तो जो पहला सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में